गाइस हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 का मॉडल सेट। ये सेट 1 है और ये आपका हिंदी है। ओके, हिंदी है तो यहाँ पर थोड़ा सा जो सामान्य निर्देश है उनको पहले देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर बोला परीक्षार्थी यथासंभव अपनी भाषा शैली में उत्तर दें। इस प्रश्न पत्र के 4 खंड होंगे, सभी खंडों के प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक सामने जो है दिया गया है। प्रश्नों के उत्तर के साथ दिए गए निर्देशों के आलोक में ही लिखें। ठीक है, जितना बोला जाए उतना ही। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है 2 अंकों के प्रश्नों के लगभग उत्तर जो होंगे 20 शब्दों में होंगे। 3 अंकों के प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में होंगे और 5 अंकों के उत्तर जो है 150 शब्दों में होने चाहिए। तो पहले आपको हमेशा मतलब गद्यांश देखने को मिलेगा। सो चलिए शुरू करते हैं गद्यांश को पढ़ना। ठीक है, जैसे यहाँ पर बोला है साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। साहसी मनुष्य की पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर होता है और इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, और आगे है आस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और ना ही अपनी चाल को पड़ोसी की चाल देखकर धीमा करते हैं। साहसी मनुष्य सपने की उधार नहीं लेता। ठीक है, अब वह अपने विचारों में रमा हुए किताबों को पढ़ता है। झुंड में चलना तो जैसे यहाँ पर दिया झुंड में चलना चारना तो भैंस और भेड़ों का होता है काम। सिंह तो अकेला ही यानी सिंह तो अकेला होने पर भी मगन रहता है। अर्नल्ड यानी बेनेट ने लिखा है कि जो आदमी यह महसूस करता है कि किसी महान निश्चय के समय वह साहस से कम नहीं ले सका, वह सुखी नहीं हो सकता। ठीक है, जिंदगी को ठीक से जीना हमेशा ही जोखिम झेलना और जोखिम से बचने वाला आदमी जिंदगी का असली मजा नहीं ले पाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर साहसी मनुष्य की क्या पहचान होती है या जिंदगी को ठीक से जीने का क्या सही उपयुक्त गद्यांश के लिए शीर्षक क्या होना चाहिए। यहाँ से मैं बता दूं आपको कितना 2-2 मार्क्स का है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, कुल मिला के 6 मार्क्स यहाँ से आपको हासिल होंगे, वो भी केवल और केवल पैसेजों से। ठीक है, यहाँ पर देखिए खंड क का आंसर से साहसी मनुष्य की पहचान यह है कि वो बिल्कुल निडर होता है और इस बात का चिंता नहीं करता है कि तमाशा देखने वाले उसके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, यही सबसे बड़ी साहसी मनुष्य के एग्जाम्पल है। और 2 नंबर में जिंदगी को ठीक से जीना हमेशा जोखिम से झेलना पड़ेगा, यानी जोखिम नहीं झेलोगे तो जिंदगी को असली मजा आपको नहीं मिलेगा। और ये शीर्षक का नाम क्या होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा साहसी जीवन। ठीक है, खंड का जो व्याकरण से है और यहाँ पे आपको 2 मार्क्स पूछे जाएंगे 2 नंबर के। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्रिया विशेषण अवयव की परिभाषा सोदाहरण लिखी, यानी सोदाहरण मतलब उदाहरण के साथ लिखें। या अगर आपको ये नहीं आता तो अथवा में मिलेंगे। वाक्य में अवयव पद को रेखांकित करें और जैसे यहाँ पर 2 है इसका। और उसके बाद चलिए हम क्या करते हैं, इस खंड का में से पहला 4 नंबर का क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण अवयव की परिभाषा उदाहरण के साथ या वाक्य में अवयव पद को रेखांकित करना है। ठीक है, ओके, चलिए देखिए यहाँ पर वैसा विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता है, जो काम करने की विशेषता को बताता है, उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह चल तो रहा है लेकिन कैसे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, यानी चलने में धीरे धीरे जो इन्होंने बताया ये धीरे धीरे इनकी क्रिया की विशेषता को बताता है। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण धीरे धीरे हो जाएंगे। ठीक है, और अथवा में हमें बोला था कि क्रिया विशेषण पद मतलब अवयव पद को रेखांकित करो, तो इसमें था काश और पहले। ये 2 ऐसे चीज थे जो अवयव पद में आते हैं, यानी काश और पहले। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर द्वंद्व समास किसे कहते हैं, उदाहरण दे। या जैसे यहाँ पर अथवा क्वेश्चन दिया लंबोदर का समास वगैरह करें और समास का नाम लिखिए, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए 5 नंबर में था जिस समास पद में दोनों पद प्रधान होंगे उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता और पिता, जैसे दिन और रात, सुबह और शाम, ये सब क्या है, सारे के सारे आपका द्वंद्व समास के अंदर आता है। और अथवा में क्वेश्चन था कि लंबोदर का समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए, तो लंबा है उदार जिसका, वो कौन है, श्री गणेश है। और श्री गणेश जो है ये लंबोदर है, तो ये बहुब्री समास के अंदर आते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है जो आपको 3rd मार्क्स का पूछा जाएगा और यहाँ पे 5 क्वेश्चन है
जो 15 नंबर आपको हासिल होने वाली है अगर क्वेश्चंस को ठीक से करते हो तो। जैसे यहाँ पर दिया है पाठ्य पुस्तक से खंड ग से पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर बोला है लेखक के जन्म के पूर्व लड़कियों की दशा कैसी थी, अथवा यहाँ पर जैसे दिया है लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसे परिस्थितियाँ हैं, या फिर यहाँ पर जैसे मैंने जड़ पदार्थ मकानों को बचाना चाहती थी और अंग्रेज उससे ना तो उसे नष्ट करना चाहते थे। 6 नंबर में आपको ये 2 क्वेश्चन में से एक देने होंगे और 7 नंबर ये क्वेश्चन है आपका। ओके, तो चलिए एक एक करके 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेखिका के जन्म के पूर्व लड़कियों की दशा जो है काफ़ी जो है शोचनीय थी। उस समय लड़कियों के जन्म पर उनकी हत्या कर दी जाती थी, वे उन्हें प्रारंधम भेज दिया जाता था, ठीक है। इस समय यानी उस समय लड़कियों के प्रति सामाजिक नियम काफ़ी कठोर थे। उन्हें शिक्षा के समान तो क्या किंचित अवसर प्रदान भी नहीं किए जाते थे। वह किसी प्रकार के कार्यों में स्वतंत्र होकर भाग नहीं ले सकती थी। उसके विकास के संबंध में सामाजिक विचार काफ़ी संकीर्णीय थे। अथवा वाला जो क्वेश्चन था यानी कि अथवा वाला जो क्वेश्चन था इसका आंसर हो जाएगा लड़कियों के जन्म के संबंध में आज परिस्थितियां काफ़ी बदल चुकी हैं। आज लड़कियों या लड़कों में सामाजिक पारिवारिक अंतर नहीं किया जाता था आज के ज़माने में, ठीक है। उन्हें ज्ञान प्राप्त करने के समान अधिकार प्रदान किए जाते हैं, रोजगार के उचित अवसर प्रदान किए जाते हैं। आज लड़कियाँ किसी भी कार्य लड़कों से पीछे नहीं है, वह उनके कंधे से कंधा मिलाकर समाज व देश के प्रगति में सहयोग दे रही है। लेखिका उपयुक्त कथन इस बात को प्रमाणित करता है इस कथन से कि आज लड़की के जन्म पर उसकी हत्या ना करके उज्जवल भविष्य के प्रयास के लिए हम उन्मुख होते हैं, यानी लड़की को हम हत्या नहीं करते हैं। दूसरी बात यहाँ पर जड़ पदार्थ मकान को सैनिकों ने क्यों नष्ट कर रहा था, 7 नंबर क्वेश्चन में यही था। तो चलिए आंसर्स को देखते हैं। तो यहाँ पर बोला मैना वहाँ रहती थी, वह मकान मैना को बहुत प्रिय था, अतः वह उसे बचाना चाहती थी। अंग्रेज उसे नष्ट करने पर तुले हुए थे क्योंकि वह नाना साहब का निवास स्थान था और अंग्रेज नाना साहब पर बहुत ज़्यादा गुस्से यानी क्रोधित हुए थे और अंग्रेज हर उस चीज़ को मिटाना चाहते थे जिसका संबंध जो है नाना साहब के साथ था, ठीक है। इसीलिए वो जड़ पदार्थ मकान को भी नष्ट करना चाहते थे। करने के लिए उन्होंने वे लोग आए हुए थे, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पर जैसे दिया वज्रभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ। अगर आपको ये नहीं आता दूसरा आप लिखेंगे कवि का वज्र के बाग में तालाब को निहारने के पीछे का क्या कारण है। इन दोनों क्वेश्चंस का एक बार में आंसर देखिए। क्वेश्चन देखिए इसमें क्या बोला है। कवि का वज्रभूमि के प्रति प्रेम प्रथम सवेय में इस प्रकार प्रकट हुआ कि कवि वज्रभूमि पर ही मनुष्य रूप में गवाला और चरवाहा बनकर, पशु के रूप में नंद बाबा के पशुओं के मध्य गाय बनकर, पत्थर के रूप में गोवर्धन पर्वत का अंग बनकर एवं पक्षी के रूप में यमुना तट पर लगे कदम के वृक्ष पर घोंसला बनाकर जन्म लेना चाहते हैं। कौन? कवि, ठीक है। जिससे उनका वज्रभूमि से स्नेह संबंध दिखाई देता। इसमें अथवा वाला भी था, चलिए अथवा वाला का भी आंसर कर लेते हैं। कवि रसखान वज्रभूमि पर अवस्थित वन, बाग, बगीचे और तालाब आदि को बार बार इसीलिए निहारना चाहते हैं क्योंकि ये सभी प्रकृति के अंग उस भूमि पर बने हैं जहाँ पर कवि के आराध्य और स्नेह पात्र श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसलिए बार बार इन चीज़ों को दोहराते थे और निहारते रहते। क्वेश्चन नंबर 9 है जो बोला कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया हुई, ठीक है। क्या प्रतिक्रिया हुई? कोयल की आवाज़ हो जाएगा। यहाँ पर कोयल की कूक सुनकर कवि को लगा जैसे कि किसी का संदेश आई है, इसलिए कवि इससे कहता है कि तुम चुप क्यों हो जाती हो और रह जाती हो। कोयल स्पष्ट बोलो ना, तुमने क्या संदेशा लाई हो। ये कोयल कि कवि कह रहे हैं कोयल से, ओके। 10 नंबर क्वेश्चन से जैसे यहाँ पर डैश दिया, उसके बाद आपके लड़ले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यहाँ डैश है। कथन के माध्यम से शंकर की किन किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस का आंसर देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा रीढ़ की हड्डी ही शरीर का वह अंग है जो सबसे मजबूत होता है। वास्तव में सारे शरीर का ढांचा इसी पर टिका होता है। यहाँ भी जब गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर उमा को अस्वीकार करके जाते हैं, तब उमा गोपाल प्रसाद से कहती है, क्या कहती है? कहती है कि आपके लड़ले बेटे की रीढ़ हड्डी भी है या नहीं। उमा यह कहकर बताना चाहती है कि शंकर में व्यक्तित्व की कमी है, वह कमज़ोर है, कायर है, स्वार्थी है और वह कठपुतली के समान है, इसीलिए उनको ऐसा कहा गया है, ठीक है।
कहते हैं खंड घ यानी कि सेक्शन डी में आपको रचना से आएगा जो 5 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे पत्र लेखन करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर दिया, अपने क्षेत्र में पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए जिला अधिकारी को एक पत्र लिखे, या अथवा के तौर पर है एक अथवा में क्या है, वार्षिक परीक्षा की तैयारी का वर्णन करते हुए पिताजी को एक पत्र लिखें। तो चलिए इन दोनों में से क्वेश्चन दोनों का आंसर बताऊंगी, लेकिन आपको एक को ही चुनना होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर करते हैं। तो जैसे यहाँ पर जो अंधाधुंध कटाई हो रही थी उनको रोकने के लिए हमें जिला अधिकारी को जो पत्र लिखना था वो किस प्रकार लिखेंगे, तो शुरू करते हैं यहाँ पर आंसर। सेवा में जिला अधिकारी झारखंड वन्य संस्थान रांची। तो विषय किस बारे में बात हो रही है यहाँ पे, तो पेड़ पौधों की कटाई रोकने के संदर्भ में, ठीक है। महोदय, मैं रांची का निवासी हूँ, मेरे क्षेत्र में इन दिनों वन्य पेड़ पौधों की निर्मम कटाई हो रही है। देखिए आप यहाँ पे रांची की जगह आप जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पे भी आप अपने ज़िला का नाम लगा सकते हो, ओके। इसमें कोई मतलब कि कंडीशन नहीं है, ठीक है। इस तरफ किसी वन्य पदाधिकारी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। देश का नागरिक होने के नाते मेरा यह कर्तव्य बनता है कि मैं आपका ध्यान जो है इस तरफ आकृष्ट करूं, ठीक है। हालांकि इस क्षेत्र में वन्य पेड़ पौधों की कटाई पर प्रतिबंध तो है, परंतु यह दुख का विषय है कि पेड़ पौधों की कटाई किसी भी प्रकार रुक ही नहीं पा रही है। यानी कि वैसे तो है, मतलब नहीं काटना है, बट ऐसा हो नहीं रहा है, ठीक है। ये कहते हैं आशा है, मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी उपयुक्त शिकायत पर ध्यान देंगे और वन विभाग के भ्रष्ट मतलब कि पदाधिकारियों कर्मचारियों बाहुबली पहुंचाने वाले रंगदारों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेंगे, ताकि वन्य पेड़ पौधों की अवैध कटाई को रोकी जा सके और इस सुंदर पृथ्वी का स्वस्थ सुरक्षित कर सकें। आपने शीघ्र कार्रवाई की अपेक्षा के साथ आपका अभिषेक कुमार रांची। यहाँ पे आप अपना नाम और अपने जगह का नाम भी दे सकते हो। अथवा में जो है अपने परीक्षा को तैयारी, अपने वार्षिक परीक्षा को मतलब परीक्षा की तैयारी को लेकर अपने पापा को क्या लिखना है, एक पत्र लिखना है। क्योंकि आप हॉस्टल में रहते हो तो सबसे पहले छात्रावास देंगे, क्योंकि आप हॉस्टल में रहते हैं। उच्च विद्यालय धनबाद, यानी कि आप यहाँ पे अपना स्कूल का नाम देंगे, ये नहीं, ठीक है। एंड दिनांक भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है ये पार हो चुका है, आपके एग्ज़ाम डेट लगाएंगे। और यहाँ पर पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, ठीक है। आप आगे क्या लिखोगे, आगे लिखना है आपका पत्र मुझे मिला है, आप मेरी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के बारे में जानने को उत्सुक हैं। मतलब पापा आपसे पूछे हैं, तो पिताजी आपकी प्रेरणा एवं निर्देशों के अनुसार ही मैंने अपने वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। अब क्योंकि मैं परीक्षा जो है वो निकट है, मैंने पढ़ने का समय बढ़ा दिया है। अब मेरा ज़्यादा ध्यान पाठकों को दोहराने यानी कि उसको रिवीजन तथा प्रश्नों को बिना देखे हल करने का अभ्यास भी जारी है, ठीक है। और आगे है मैं देख रहा हूँ कि इससे मेरा आत्मविश्वास काफ़ी जो है बढ़ता जा रहा है। कोई दिक्कत होने पर शिक्षक से सहायता लेता हूँ। कक्षा में भी आजकल अभ्यास परीक्षाएं, स्कूल में भी अभ्यास परीक्षाएं यानी कि टेस्ट होती रहती है। आपके आशीर्वाद से इसमें मुझे प्रायः हर बार कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त हो रहे हैं। आशा है मैं परीक्षा में अच्छे अंक लाकर आपकी आकांक्षा पर खरा उतरूंगा। इस संदर्भ में भैया को भी निश्चित रहने को कहिएगा। माँ को मेरा प्रणाम कह देंगे। आपका पुत्र विजय। आप यहाँ पर अपना नाम चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए गाइस, अब 12 नंबर क्वेश्चंस की ओर आते हैं, ठीक है। इसमें बोला है दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखेंगे, किसी एक विषय पर, ओके। जैसे मेरा भारत महान, इसमें कौन कौन से संकेत बिंदु होंगे, प्रस्तावना, प्रकृति बनावट, इतिहास, धार्मिक सहिष्णुता एवं सौहार्द यानी कि सौहार्द, उपसंहार, ये सब। और दूसरी है, अगर आपको ये नहीं आती तो आप ये चूज़ कर सकते हो, ठीक है। मेरे जीवन का लक्ष्य, संकेत बिंदु क्या क्या होनी चाहिए, भूमिका, मेरा लक्ष्य, ये लक्ष्य क्यों और तैयारी कैसे करें, ठीक है। ये करना है आप। मेरा भारत महान है, इसको शुरू करते हैं प्रस्तावना से, ठीक है। क्या है, हमारा देश भारत है, इस पर हम इसकी संतान है। इस देश का नाम भारत क्यों पड़ा, इसके लिए अलग अलग मान्यताएं कहा जाता है। जैसे ब्राह्मण पुराण के अनुसार प्रजा का भरण पोषण करने के कारण मनु भारत कहलाए और मनु द्वारा पालित पोषित होने के कारण यह देश जो है भारत कहलाया। यह भी प्रचलित है कि दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। यानी तरह तरह की बातें
मतलब बताई जाती है भारत के नाम के मतलब कि नाम के संबंध में। ठीक है, आगे प्राकृतिक बनावट व संपदा क्या क्या है यहाँ पर। तो भारत की प्राकृतिक बनावट ही संपदा अद्भुत है। लगता है कि प्रकृति देवी ने स्वयं इसकी रचना की है। उत्तर में बर्फ से ढकी हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ हैं और इस देश का मुकुट बनी हुई है। दक्षिण में हिंद महासागर हिलोर लेता है। वहीं अगर बात करें, ऐसा लगता है जैसे वह इस देश के चरणों को धो रहा है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, रावी, झेलम आदि सदैव जल राशि से पूर्ण रहती हैं। ठीक है, और देश के धरती को शस्य और श्यामल बनाती हैं। गंगा, यमुना और सतलुज क्या उपजाऊ मैदान दुनिया में दूसरे नहीं है, मतलब दुनिया में ऐसा दूसरे नहीं है। विभिन्न ऋतु इसकी प्रकृति घटा को निखारती रहती है। ऐसा लगता है कि भारत देवी हमेशा अपना प्राधीन बदलती है और नित्य नए सुगंधित आवरण से अपनी सज्जा करती रहती है। यह हमारा सौभाग्य है कि प्रकृति की इस क्रीड़ा स्थली भारत में हमारा जन्म हुआ है। आप देखिए यहाँ पर गौरवपूर्ण अतीत क्या है इनका, हमारे देश का। तो भारत देश का अतीत महत्वपूर्ण, यानी कि अतीत बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है। इस देश में बड़े बड़े ज्ञानी, ध्यानी और ऋषि मुनि और महात्मा हुए, जिन्होंने दुनिया को ज्ञान का दर्शन कराया। संसार में सभ्यता और संस्कृति का प्रवर्तन हमारे यहाँ से हुआ। हमारे देश में महावीर गौतम बुद्ध और मर्यादा पुरुषोत्तम राय, राम, गीता योगी, कृष्ण जैसे महापुरुष हुए। या बड़े बड़े कवियों तुलसीदास, सूरदास, कबीर, रहीम, रसखान, बिहारी भूषण, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, निराला और पंत की जन्मभूमि भी रह चुके हैं। हमारे देश के प्रचुर धान्य से देश विदेश सभी लाभान्वित होते हैं। आप धार्मिक सहिष्णुता क्या है, तो देखिए यहाँ कई जातियाँ आई और इसकी धरती पर हिल मिल गई। हमारे देश में विभिन्न जाति, वर्ण, संप्रदाय के लोग मिलकर रहते हैं। कहीं मंदिरों के घंटी घड़ियाल बज रहे हैं तो कहीं मस्जिदों से अजान दी जा रही है। यह विविध धर्मों का देश है और धार्मिक सहिष्णुता और सौहार्द का जैसा संगम यहाँ देखने को मिलता है। वैसे अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। संसार के इतिहास में कई सभ्यताएं पनपी और अस्त भी हो गए, लेकिन भारत की सभ्यता अभी तक मुखर रही है। अब इसका उपसंहार क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर ऐसा गौरवपूर्ण देशवासी होने के नाते हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम इसकी उन्नति के लिए सतत सजग रहे। आपसी फूट और वैमनस्य की जड़ें उखाड़ कर फेंक दे। भाषा और संस्कृति के झगड़े इस देश की विरासत नहीं है। विदेशियों ने अपने कूटनीति के कारण देश को खंड खंड करना चाहा। हमें एकता का बिगुल बजाना, भारत को संसार का शिरोमणि बनना है। आप देखिए आगे ख नंबर था मेरे लक्ष्य। इसमें आप क्या लगा सकते, मेरे लक्ष्य क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य। ठीक है, सबसे पहले विचार बिंदु, लक्ष्य की आवश्यकता। मेरे जीवन का लक्ष्य प्रेरणा का स्रोत, सेवा भाव, लक्ष्य प्राप्ति की तैयारी। अब शुरू करते हैं, लक्ष्य की आवश्यकता क्यों है। तो प्रत्येक मानव का कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य बनने से जीवन में रस आ जाता है, वरना नहीं। जैसे किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो तो आप ना सोचते होंगे मुझे IAS बनना है, PS बनना, पुलिस बनना है, जो भी बनना है, तो आपका लक्ष्य है, तभी ना आप उसके हिसाब से मेहनत करेंगे। आपके पास लक्ष्य नहीं है तो आगे बढ़ोगे कैसे। ठीक है, तो मेरे जीवन का लक्ष्य, मैंने यह तय किया कि मैं पत्रकार बनूंगा। आजकल सबसे प्रभावशाली स्थान है प्रचार माध्यमों का। ठीक है, यानी सोशल वर्कर बनूंगा। आगे समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन आदि चाहे तो देश में आमूलचूल बदलाव ला सकते हैं। मैं भी ऐसे महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचना चाहता हूं जहां से देश हित के लिए बहुत कुछ कर सकूं। पत्रकार बनकर मैं देश को तोड़ने वाली ताकतों के विरुद्ध संघर्ष करूंगा और भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करूंगा। ठीक है, अब प्रेरणा का स्रोत क्या है, मतलब उनको कैसे प्रेरणा मिली कि वो पत्रकार बनेंगे। तो मेरे पड़ोस में एक पत्रकार रहते हैं, मिस्टर नटराजन। वे इंडियन एक्सप्रेस के संवाददाता तथा भ्रष्टाचार विरोध विभाग के प्रमुख पत्रकार हैं। उन्होंने पिछले वर्ष गैस एजेंसी की धांधली को अपने लेखों द्वारा बंद कराया था। उन्हीं के लेखों के कारण हमारे शहर में कई दीन दुखी लोगों को न्याय मिला और इन कारणों से मैं उनका बहुत ज़्यादा आदर करता हूँ। मेरे भी दिल करता है कि मैं उनकी तरह श्रेष्ठ पत्रकार बनूं और नित्य बढ़ती समस्याओं का मुकाबला करूं। ठीक है, इसीलिए इनको पत्रकार बनना है। सेवा भाव, मुझे पता है कि पत्रकार बनने में खतरे हैं तथा पैसे भी बहुत नहीं है, परंतु मैं पैसे के लिए या धंधे के लिए पत्रकार नहीं बनूंगा, बल्कि मैं एक इज्जतदार, ईमानदार पत्रकार बनूंगा। ठीक है, मेरे जीवन का लक्ष्य होगा समाज की कुरीतियों और भ्रष्टाचार को समाप्त करना। यदि मैं थोड़ी सी भी बुराइयों भी हटा सकती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा संतुष्ट
स्वस्थ मिलेगा। मैं स्वस्थ समाज को देखना चाहता हूँ, इसके लिए पत्रकार बनकर हर दुख दर्द को मिटा देने में अपना धर्म समझता हूँ। आगे कैसे इनकी तैयारी किया जाए, तो केवल सोचने भर से लक्ष्य नहीं मिलेगा। आप सोचेंगे मुझे IAS IPS बनना है और आप बैठे रहेंगे, ऐसे नहीं होगा। आपको तैयारी भी करनी होगी, मेहनत भी करनी होगी। मैंने इसे पाने के लिए कुछ तैयारियां भी शुरू कर दी है। मैं दैनिक समाचार पत्र पढ़ता हूँ, रेडियो दूरदर्शन के समाचार तथा अन्य सामाजिक विषयों को भी ध्यान से सुनता हूँ। मैंने हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा का गहरा अध्ययन करने की कोशिश भी शुरू कर दी है, ताकि लेख लिख सकूँ। वह दिन दूर नहीं जब मैं पत्रकार बनकर समाज की सेवा करने का सौभाग्य पा सकूँ। यहाँ तक आपको लिखना है। और उसके बाद आखिरी क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण के प्रति जागरूक बढ़ाने के लिए अधिकतम 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करें। आपको विज्ञापन तैयार करनी होंगी, ठीक। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे या दीवार में पोस्टर में आप देखे होंगे जैसे कि हो गया साबुन का होता है, डिटर्जेंट का होता है। और आपका यहाँ पर मैं बता दूँ मतलब कि जो बहुत सारे ऐसे चीज़ों का जो दीवार पर पोस्टर टंगा दी जाती है, इसको विज्ञापन कहते हैं, ठीक है। आगे जैसे पर्यावरण की रक्षा, दुनिया की रक्षा, क्योंकि हमें पर्यावरण के बारे में बताया। पर्यावरण का रखिए ध्यान, तभी बनेगा देश महान, ठीक है। आपको ऐसे लिखने, तो आगे क्या लिखना है, आइए हम सब मिलकर प्रण लें, अपने मोहल्लों को साफ रखेंगे और नदियों को गंदा नहीं करेंगे। हम पेड़ों को नहीं काटेंगे, अगर काटेंगे तो पुराने पेड़ को काट कर पेड़ों को लगा देंगे, ठीक है। और अधिक से अधिक वृक्षरोपण लगाएंगे, इससे ऑक्सीजन भी मिलेंगे और प्रकृति भी स्वस्थ रहेंगे। प्रकृति का ना करे हरण, जाओ बचाएं पर्यावरण। तो ये था आपकी 13 नंबर में, इस तरह आप विज्ञापन तैयार करेंगे, ठीक है। तो गैस आगे के सेट का सॉल्यूशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आपको सारे सब्जेक्ट का बता दिया जाएगा यहीं पे।